गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। आज 14 जून है, तो हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो यूजफुल होगा आप लोगों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का कौन सा टॉपिक है जिसे महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया। ऑपरेशन राइजिंग लायन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे स्टार श्रेणी में रखिएगा आप लोग। प्रीलिम्स या मेंस दोनों जगह में कहीं भी पूछा जा सकता है। विमान हादसे का राज खोलता है ब्लैक बॉक्स। हमेशा जब भी विमान हादसा होगा तो ब्लैक बॉक्स चर्चा का विषय बना रहता है। तो ब्लैक बॉक्स है क्या, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। एग्री स्टेक पर क्या है, राष्ट्रीय सम्मेलन। डेटा की डिलीवरी में तब्दीली का एक आयोजन किया गया था, सम्मेलन किया गया था, उससे संबंधित पीटी फैक्ट को हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले युक्ति आइस को जरूर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर ही उपलब्ध कराए जाते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी, चैनल जो हमारा बनाया गया व्हाट्सएप चैनल, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ महत्वपूर्ण पेपर कटिंग आपको उपलब्ध कराया जाता है, तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टा पर है और फेसबुक पर है, तो आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए और हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए। डेली करंट अफेयर सीरीज का आपको प्रीलिम जो सीरीज जो दी जाएगी वो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए आरंभ की जाएगी, तो आप इससे हमें जुड़ सकते हैं और अपनी सभी संबंधित चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक नवीन जो इनिशिएटिव लिया गया जीएस रिमाइंडर के लिए, जिसमें क्रिप्स नोट्स आप लोगों को उपलब्ध किया जाता है ताकि आप एग्जाम के समय लास्ट आवर में उसे रिवीजन करके जाएं और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो इस सीरीज को जरूर आप लोग देखिएगा, बहुत ही लाभ होगा। हमारी टीम की एक मेंबर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, तो आप उसे उनको सपोर्ट कीजिए, उनको शेयर कीजिए और अब ढेर सारा प्यार भी दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, किसी देश की सुरक्षा प्लस राष्ट्रीय हित कितना महत्वपूर्ण है, इस घटना के बाद आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता होगा, इजराइल कहाँ स्थित है। इजराइल उन देशों के समूहों के बीच स्थित है जहाँ पर इसके दुश्मन हजार हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ, इजराइल शेर के दांत के मुंह में फंसा हुआ वो छोटा सा मांस का टुकड़ा है, जिसे जब चाहे शेर अपने जबड़े में चबा सकता है। पर इस जिद्दी देश और इस स्वावलंबी देश को यह कह सकते हैं, उस जबड़े को इस तरह वो पकड़ के रखा, ना शेर वो खा पा रहा है ना निगल पा रहा है। कहने का अर्थ सिंपल सा यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है इजराइल के लिए। वो इस तथ्य से समझ में आया ऑपरेशन राइजिंग के तहत। अमेरिका और ईरान में प्लस ईरान में ध्यान रखिएगा, परमाणु समझौता के लिए बात हो रहा है। समझौता के लिए बात हो रहा है। अमेरिका का कंसर्न है कि ईरान के पास जो परमाणु एसेट है उसका दुरुपयोग हो सकता है, उसके जो डीप स्टेट है अर्थात आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त जो संगठन है उसे प्राप्त हो जाएगा और देश के लिए और पूरे संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए खतरा हो सकता है। तो अमेरिका आरोप लगा रहा है, ईरान बोल रहा है कि हमारा क्या है, हम शांति सैन्य उपकरणों के लिए उपयोग न करके शांति के लिए करेंगे, अर्थात ऊर्जा विकल्पों के तौर पर इसे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर इजराइल का एंट्री होता है। इजराइल यह बोलता है कि यह जरूरी है इस रीजन के लिए, जो अरब कंट्री का रीजन है, जहाँ पर इजराइल, फिलिस्तीन और अरब के देश सभी एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता की दृष्टि रखते, शिया और सुन्नी देशों का एक विकल्प अलग से है। तो इस बीच में शांति स्थापित करने के लिए जरूरी है कि ईरान अपने जो परमाणु डेवलपमेंट की बात कर रहा है ना, वो बंद करे, नहीं तो इसमें शक्ति असंतुलन स्थिति होगा और हम किसी भी हद पर जाकर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी प्रकार से दो राय, या हम इस तरीके से कह सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का हम क्या करेंगे, आपसे समझौते नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। उसी का परिणाम है यह ऑपरेशन राइजिंग। इजराइल 13 जून 2025 को, डेट जरूर याद रखिएगा,
ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया इसे। प्रधानमंत्री जो इजराइल के हैं बेंजामिन नेतान्याहू, उनके द्वारा एक वीडियो संदेश में यह बातें पुष्टि की गई। और यह ऑपरेशन अब तब तक चलेगा जब तक इजराइल को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित होती नहीं दिखती। साफ शब्दों में कहा कि हम अब इस ऑपरेशन राइजिंग के माध्यम से हम तुम्हारे दांत खट्टे करने वाले हैं। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी वैश्विक दबाव पड़े, या तो तुम समझौता कर लो या तो तुम इस परमाणु जो एसेट निर्माण की बात कर रहे हो उसको बंद कर दो। दो ही विकल्प आपके पास है, नहीं तो हम आपके घर में घुसकर मारेंगे। और मार भी रहा है। इजराइल का यह पुराना उसके जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसका जन्म के साथ ही उसका रिश्ता है दूसरे देश में घुसकर उसके इकोसिस्टम को तबाह कर देना। जो भी उसके लिए खतरा है, इजराइल के लिए खतरा दिखता है। तो ध्यान रखिएगा, इजराइल के प्रधानमंत्री साफ शब्दों में कहा, जब तक इजराइल के अस्तित्व पर खतरे बने रहेंगे ईरान पर हमले जारी रहेंगे। देखिए, साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में से धमकी समझिए या आप हमें हमारी भाषा में रिक्वेस्ट समझ लीजिए। इजराइल का कहना यह है इस मामले में, इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा साफ कह दिया, यह कोई सीमित कार्रवाई नहीं है बल्कि एक व्यापक और लंबा चलने वाला रणनीतिक ऑपरेशन है। इस लाइन को, टैग लाइन को अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं मेंस में, और साथ ही साथ क्या पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जो भी आप इंटरव्यू दीजिएगा, आने वाले बच्चे जो भी एग्जाम होंगे उसमें आप इसे कवर कीजिएगा। यूपीएससी का मेंस है, बीपीएससी का प्री होने वाला है, फिर इंटरव्यू भी होगा कुछ वक्त के बाद। तो आप लोग यूपीपीसीएस में भी आप ध्यान रखिएगा, इन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा ये कोटेशन, ये लाइन। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोसाद की भूमिका भी देख लीजिए लगे हाथ। तो ऑपरेशन 13 जून को यह स्टार्ट करता है, 13 जून 2025 को देर रात में। इजराइल ने ईरान के अंदर कोई सामरिक ठिकानों पर प्री इम्पिटिव एयर स्ट्राइक अर्थात पूर्व खतरे को टालने के लिए हमला, जैसे भारत अपने एयर स्ट्राइक में यह कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी याद रखना आप लोगों को है। तो ध्यान रखना है कि पूर्व की कोई घटना होने वाली है, उससे पूर्व ही हम क्या करेंगे, उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। या आप लोग सुने होंगे, जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें किसी भी व्यक्ति पर अगर शंका हो जाता तो पहले उसको पकड़ के क्या करो, पकड़ के रख लो। तो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट देता है। हम प्री मेच्योरिटी क्या करेंगे, पहले ही घटना घटने से पहले ही हम क्या करेंगे, उसके लिए सुरक्षा स्थापित कर लेंगे। ऑपरेशन राइजिंग लायन एक सैन्य अभियान है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्या अभियान है, तो एक सैन्य अभियान है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें। और ध्यान रखिएगा, राइजिंग जो लाइन है को लेकर माना जा रहा है इजराइल ने ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया है। हालांकि ईरान के जो न्यूज एजेंसी है तस्नीम, उनके द्वारा 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की पुष्टि की गई है, पर संख्या यह ज्यादा बताई जा रही है। ध्यान रखिएगा, इजरायली हमलों में जो परमाणु वैज्ञानिक है जो ईरान के हैं, मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरदुन अब्बासी की मौत हुई। ये 2 वहाँ के वरिष्ठ आपको परमाणु वैज्ञानिक है, तो उनकी हत्या कर दी गई है। और यह सीधा साधा कंसर्न दिया गया है कि आप इस रीजन में, मान लो ये रीजन है, यह देश रीजन है, यह क्षेत्र, इस रीजन में तुम्हें क्या नहीं कर सकते हो, असंतुलन क्रिएट नहीं कर सकते हो। और जबकि जब हम बात करते हैं परमाणु अप्रसार संधि की संदर्भ में, तो यहाँ पर यह बातें ध्यान रखनी है कि परमाणु हथियार बनाना अब क्या है, जो परमाणु अप्रसार नीति के खिलाफ माना जाता है। तो यह सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, कंसर्न याद रखना है। अब है, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा सा हटा दीजिएगा, आप लोग एरर हो गया है। यहाँ मोसाद के बारे में बात करते हैं। मोसाद क्या है? मोसाद इजरायली खुफिया एजेंसी है और जिसकी स्थापना खुफिया संग्रह ग्रुप, ऑपरेशन और आतंकवाद के मुकाबला करने के लिए किया गया है। जब इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1949 को की गई थी। 1948 में इजराइल का अस्तित्व में आता है, सामने आता है। उसके बाद जस्ट अगले वर्ष तक यह क्या करता है, मोसाद खुफिया एजेंसी का गठन करता है। यह सभी देश के द्वारा किया जाता है अपने खुफिया एजेंसी को मजबूत करने के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? तेल अवीव इजराइल में है। और सीधे सीधे क्या करता है, इजराइल के प्रधानमंत्री को क्या करता है, सूचित करता है। इसके द्वारा बहुत से ऑपरेशन चलाए गए। ऑपरेशन आइखनमान 1960 में नाजी अपराधी एडोल्फ आखरमान के खिलाफ आपको यह चलाया गया था। फिर ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड अर्थात 1972 में म्यूनिक ओलंपिक हमले के बदला लेने के लिए लक्षित हत्याएं की गई थी। ढूंढ ढूंढ के विश्व में मारे गए थे जो इजराइल के
ओलंपियंस को क्या किया गया था, हमला में मार दिया गया था, आतंकवादी हमला किया गया था कह सकते हैं। उस हमले में इजराइल का मोसाद ने विश्व के दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारा था। वो मंजर सारे खुफिया एजेंसियों के लिए एक भयंकर सपने की तरह है कि कोई खुफिया एजेंसी इस तरीके भी काम कर सकता है कि विश्व में छुपा रह, तुम किसी भी कोने में छुपो, तुमको ढूंढ कर मारेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा ये शब्द बोले गए थे। तो एजेंसी ऐसे काम कर रही है इजराइल की। तो ऑपरेशन एंटेबे, ध्यान रखिए, युगांडा के हाईजेक्ट विमान के बंधकों को रिहा में सहायता किया था। इसके साथ साथ सीरिया, इराक, ईरान के कई परमाणु सुविधाओं को गुप्त ड्रोन, कंपनी कर्मचारियों और साइबर अभियानों तक यह अपने अंजाम दिया कार्यों को। तो मोसाद वहाँ की एक संस्था जो वैश्विक नियंत्रण को भी कंट्रोल करती है, खुफिया एजेंसी को याद रखिए। अब इजराइल के हमले का फैसला क्यों किया है, अचानक तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे ध्यान रखिएगा। सिंपल सा एक है, ईरान के हाल में परमाणु हथियारों के बनाने के लिए कदम उठाना। बार बार बोला जा रहा था इजराइल के द्वारा और अमेरिका के द्वारा कि तुम ऐसा मत करो, इस क्षेत्र में अशांति फैल जाएगी, और साथ साथ तुम्हारे यहाँ जो डीप स्टेट है ना, वो कहीं ना कहीं इसका लाभ उठा लेंगे। तो ये सब ईरान का अपना राष्ट्रीय हित है, वो चाहता है कि हम शांति उपकरणों के लिए अर्थात परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। पर अमेरिका के खुफिया एजेंसियों का यह मानना है उसके पास इतना परमाणु हथियार एसेट है कि उससे परमाणु हथियार बना सकता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु जो वार्ता है उसको मौका दे रहा था बार बार। तो यह वेट नहीं कर रहा था, ईरान लेट कर रहा था ईरान बार बार इस वार्ता को लेकर। तो इजराइल की छटपटी तो सूझेगी। तो इजराइल लास्ट में यही करता है कि तुम एक तरफ समझौते के लिए राजी हो, हम दूसरे तरफ यह भी काम करेंगे। तो दबाव, अतिरिक्त दबाव बनेगा। अब ध्यान रखिए, परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाया जा रहा है। इजराइल बार बार ईरान पर परमाणु हथियारों विकसित करने का आरोप लगाता है, और ईरान क्या कहता है, वो अपने परमाणु कार्यक्रम को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के जैसे भारत में करता है। भारत भी यही नीति पर चलता है। पर भारत का कंसर्न अलग है। भारत विश्व में एक बिरला देश है। अगर तुम हमारे परमाणु बम पहले फेंकोगे ना, अभी हाल की नीतियां अगर जो बदली हुई है उसको छोड़ दिया जाए, शुरू से ही हमारा मानना था अगर तुम हमारे पास पहले हमला नहीं करोगे तब तक हम हमला नहीं करेंगे। नो फर्स्ट वार वाले नीति हम अपना के चल रहे थे। तो यह बिरले ही देश है। तो इसकी तुलना आप ईरान से नहीं कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को लेकर। ईरान और इस प्रकार के जो देश है, अरब देश में बहुत से ऐसे देश है जो है ना, सुबह शाम उठते ही पटाखे फोड़ने का मन करता है उनको। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस कंसर्न को। इस तरीके से ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी ने भी चेतावनी दी कि तेहरान के पास अर्थात ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लायक पर्याप्त यूरेनियम है। तो यही कंसर्न जो है ना, राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र का, यही एक कंसर्न है जो दोनों देश अमेरिका और इजराइल को क्या करता है, चिंता में डाल देता है। तो यह जो कंसर्न है कहीं वाजिब भी दिखता है। अब ध्यान रखिएगा, नातांज संयंत्र क्यों चर्चा में है। तो ध्यान रखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल यह माना जाता है। नातांज में यूरेनियम संवर्धन साइट बनाया गया है। ईरान के यूरेनियम संवर्धन सबसे बड़ी साइट यह मानी जाती है। सैन्य उपकरण के लायक यूरेनियम संवर्धन के लिए उपयुक्त फैसिलिटी है। भूमिगत क्षेत्र में यूरेनियम संवर्धन के लिए भूमिगत बहुमंजिला हॉल है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रिकल रूम और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इजराइल के सबसे बड़ा हमला नातांज के परमाणु संयंत्र पर किया हाल के हमलों में। इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल माना जाता है। नातांजा परमाणु संयंत्र काफी ज्यादा संवेदनशील है। यह यहाँ पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा ऑपरेट होता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान अब तक इतना संवर्धित यूरेनियम जमा कर चुका है कि वह कुछ ही हफ्तों में परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान के जो इंफहाल प्रांत में स्थित संयंत्र ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का केंद्र है। यह दो मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। ध्यान रखिएगा, फ्यूल जो अचीवमेंट प्लांट है और पायलट फ्यूल अचीवमेंट प्लांट, यह दोनों इसके दो अंग है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर आपको यह भूमिगत जो कैपेसिटी डेवलप किया गया है, फैसिलिटी जो है, इसमें लगभग 50,000 जो सेंट्रीफ्यूज रखने की क्षमता है, अर्थात जो परमाणु हथियार बनाने के लिए एक मानक प्राथमिक सीढ़ी हम बोल सकते हैं। वर्तमान में यह करीब 14,000 सेंट्रीफ्यूज है, जिनमें 11,000 सक्रिय है। यह 5% तक शुद्धता के साथ यूरेनियम संवर्धन करते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, यूरेनियम का हम ईरान
इस तरह से जमा कर रहा है, यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, तो परमाणु हथियार कुछ ही हफ्तों में बना लेता है। पायलट फ्यूल जो एनरिचमेंट प्लांट है वो क्या है, यह जमीन के ऊपर स्थित होता है। इसमें कुछ 100 सेंट्रीफ्यूज हैं जो 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन करते हैं, जो परमाणु हथियारों को बनाने के लिए जरूरी 90% शुद्धता के काफी करीब है। तो ध्यान रखिएगा, इससे भी क्या होता है, इससे भी आपको परमाणु संवर्धन करके हम क्या कर सकते हैं, परमाणु हथियार बना सकते हैं। तो इस प्लांट को तबाह कर दिया इजराइल के इस हमले में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी क्यों है, सबसे पहले तो यह फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इजराइल और ईरान देखिए, जब 1948 से इजराइल की स्थापना हुई तब से लेकर वर्तमान तक की स्थिति देखे, वो इस बीच में लड़ाई झगड़ों के बीच में ही फंसा रहता है। कभी वो फिलिस्तीन के साथ होगा, तो अरब मुल्कों के साथ, और भी जो हाल में मान्यता हुआ है इब्राहिम डिकोड भी हम इसमें कर सकते हैं। ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। जहां ज्यादातर मुस्लिम देश ने इसे मान्यता देने से मना कर दिया। अरब देशों के साथ असहज रिश्ते रखने वाला शिया बहुल देश ईरान इसका अपवाद था। ईरान ने शुरुआती दौर में इजराइल के साथ था, क्योंकि ईरान का क्या था, अमेरिकी कंसर्न था। अमेरिका के साथ उसके कंसर्न अलग थे, जिससे, और अमेरिका इजराइल के साथ कंसर्न था उसका पॉजिटिव। तो इस तरीके से न चाहते हुए ईरान उसको इजराइल को समर्थन शुरुआती दौर में किया। ईरान इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता तो नहीं दी थी, लेकिन साझा रणनीतिक चिंताओं की वजह दोनों गुप्त रिश्ते बनाकर रखे हुए थे। तो दोनों देश क्या क्या अपना गुप्त रिश्ता बनाकर रखा हुआ था, पर बाहरी तौर पर क्या है कि बाहरी तौर पर समर्थन तो नहीं दिया, पर अंदरूनी तौर पर सारे राजनीतिक संबंध वो बना के रखा था। अब ध्यान रखिएगा, ईरान में 1979 अर्थात 1979 में इस्लामी क्रांति होता है, जिसके नेतृत्व में तुरंत अमेरिका इजराइल को अपने मुख्य शत्रु के रूप में पहचानना शुरू कर दिया ईरान। इसकी वजह से इस्लामी क्रांति के पहले ईरान के शासकों ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के करीबी थी। हालांकि ध्यान रखिए, इस्लामी क्रांति से पहले अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे थे ईरान के, और उससे जो उसके कंसर्न देश थे, मित्र देश थे, उसके साथ भी लगभग हम कह सकते संतुलन वाली स्थिति था। पर जैसे इस्लामिक क्रांति होता है, बदलाव आते हैं वैचारिक रूप से, तो पश्चिमी देशों के साथ इसके रिश्ते बिगड़ना शुरू होते हैं। और उसी बीच शाह मोहम्मद रजा पहलवी, या नाम रखना याद है, शासक के ईरान में शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के अनुकूल विदेशी नीति अपनाए। इसका अहम क्षेत्रीय सहयोगी अमेरिका था। अब इजराइल अमेरिका के साथ समर्थन पर निर्भर था। ऐसे में उस समय ईरान में अपना स्वाभाविक सहयोगी माना, और शुरुआती दौर में ये सब चीजें सपोर्टिंग में रही। बाद के दिनों में जैसे अरब इस्लामिक क्रांति होती है, उसके बाद धीरे धीरे वर्तमान तक आते आते ऐसा माना गया, ऐसा दिखता है कि दोनों देश एक दूसरे के घोर विरोधी बन गए। अब इसी के बीच ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी इस्लामिक क्रांति के पहले नए नेताओं की अपेक्षा की वजह से देश भाग गया, और यह स्थिति क्या हुआ कि नए नेताओं ने इसका स्थान लिया। और इस तरीके की स्थिति देखते हैं कि लगातार उसके बाद इजराइल अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते खटे पड़े हुए हैं, अर्थात रिश्ते खराब बने हुए हैं। इसी बीच इजराइल बहुत से खुफिया एजेंसियों के माध्यम से, अपने मोसाद के माध्यम से बहुत से क्या करता है, ईरान के खिलाफ कार्य करता है, जिसमें वायरस का हमला 2010, याद रखिएगा, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर स्केट नेट कंप्यूटर वायरस का निर्माण किया, जिसके ईरानी सेंट्रीफ्यूज को नष्ट कर दिया, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर नुकसान पहुंचाया। 2010 से देख रहे हैं, तो वो क्या किया, ईरानी सेंट्रीफ्यूज को ही नष्ट कर दिया वायरस क्रिएट करके। अभी आप सुने होंगे पेजर हमला इजराइल ने किया था। तो इजराइल का ये सब खुफिया एजेंसियों का है ना, ये तकनीक है, और इसके माध्यम से 2018 मोसाद के हाथ लगा बहुत बड़ा डाटा। तो ध्यान रखिए, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने 2018 में, ध्यान रखिए, इजराइल के हजारों पृष्ठों का डाटा प्राप्त किया, जो दर्शाता है ईरान में 2015 में विश्व शक्तियों के साथ समझौता करने से पहले अपने परमाणु कार्यक्रम को छिपाया था। अर्थात ईरान क्या है, जब 2015 में शांति समझौते की वार्ताएं चल रही थी, उस दौरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छुपा लिया। इसके बाद आप देखते हैं अमेरिका भी इस पर क्या होता है, दबाव डालना शुरू करता है। अब इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के अधिकांश हिस्से को समाप्त करने पर सहमति जताई थी, जिसके बदले में उसे अरबों डॉलर के प्रतिबंधों को राहत दिया गया था अमेरिका के द्वारा। इस पूर्व मोसाद प्रमुख ने पुष्टि भी की, जानकारी 2018 में तेहरान के तिजोरियों से प्राप्त की गई। और 2015 में परमाणु समझौते के विघटन के बाद ईरान ने परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजराइल में तेज हमले कर दिए। जब यह मामला सामने आया था 2015, उससे पहले ही 2015 में
ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया और इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते बनाए गए थे आपसी सहमति के माध्यम से उसे समाप्त कर दिया। रिमोट नियंत्रित मशीन गन से हत्या 2020 में होता है। ईरान के विज्ञानी मोहसेन फकीरजादे हैं, उनकी हत्या रिमोट नियंत्रित मशीन गन से की गई और यह घटना कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान के बीच के रिश्ते को और भी प्रभावित कर देता है। इसका इजराइल पर आरोप, ईरान इजराइल का आरोप लगाता है। 2021 में भूमिगत परमाणु सुविधा बनाया गया, ईरान का निशाना बनाया गया था। अब ध्यान रखिएगा 11 अप्रैल 2021 को ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधाओं पर एक और हमला हुआ, जिसके बाद इजराइल जिम्मेदार ठहराया गया और यह 16 अप्रैल में ईरानी यूरेनियम का 60% जो समृद्ध करना शुरू किया उसकी उच्चतम शुद्धता है। जून में यह सब आपको देखने को मिलता है। इस तरह फिर ईरान और इजराइल रिश्ते खराब होते हैं। 2023 में हमला संघर्ष का टकराव बना। गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों के इजराइल पर हमला किया, जिसमें ईरान ने सशस्त्र किया था, जिसे ईरान सपोर्ट भी करते। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष फिर तेज हो गया। 14 फरवरी 2024 को इजराइल के जो सबोटाज हमले में ईरान के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। 1 अप्रैल इजराइल हमले में क्या हुआ, सीरिया के दमिश्क में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास को ध्वस्त किया गया। इस तरह दोनों ईरानी जनरलों 16 लोग मारे गए। इस प्रकार घटना देखते हैं, लगातार रिश्ते बिगड़े हुए दोनों देशों के बीच। तो यह कोई नया तस्वीर नहीं है दोनों देशों के बीच जो दुश्मनी का है। वो दोनों अपने अपने अवसरों के आधार पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अपने बात बोले। जीतेगा वही जो कंसर्न रहेगा हमेशा लड़ाई से जीतना चाहेगा। इजराइल और ईरान क्यों दुश्मन है, तो आपको पहले भी आपको ध्यान रखना है, इस्लामी क्रांति के संदर्भ में आपको सारी चीजें बताई गई। अब प्रश्न है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसे लक्षित करने हेतु था? पहला, ईरान के नागरिक ढांचों से क्षति पहुंचाना, ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचों को निष्क्रिय करना, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना या ईरान के तेल बुनियादी ढांचे को नष्ट करना। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं पीटी फैक्ट में। ऑपरेशन राइजिंग लाइन सबसे अधिक किस रणनीति को दर्शाता है? यहाँ पर देखिए सबसे अधिक पूछ रहा है, अर्थात आपको हो सकता है चारों लगेगा सबसे सही उत्तर है, पर इसमें सबसे उपयुक्त कौन है यह बताना है। रक्षा रणनीति है, सुनिश्चित मानवीय सहायता प्राप्त करना है, आघातमक प्री इवेंटिक और डिप्लीकेटिव स्ट्राइक है, आर्थिक सजा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ऑपरेशन राइजिंग लाइन का, तो कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा। दूसरे टॉपिक पर आते हैं, विमान हादसे पर राज खोला, ब्लैक बॉक्स खोलता है। ये क्या है ब्लैक बॉक्स? चर्चा का विषय बनाता है। अहमदाबाद में हुई हाल ही में 12 जून को जो घटना हुई है बहुत ही दुखद हुई है। 200 से अधिक व्यक्ति इसमें मारे गए, क्रू मेंबर सहित विमान यात्री जो थे। तो आपको ध्यान रखना है, यह जो घटना हुई बोइंग 7878 BT ANB, जिसका नाम है एयर इंडिया की फ्लाइट है। आप यह अहमदाबाद से कहाँ जा रही थी? आपको इंग्लैंड जा रही थी, जिसमें आपको ध्यान रखना है इसमें जो दुर्घटना हुई है उसमें एक ब्लैक बॉक्स और डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर जिसे DVR कहा जाता है खोजा गया। इस दोनों उपकरण से इस घटना की जो सबसे कंसर्न नज़दीकी खराबी होगा उसको या उसके कारण होगा उसको पता किया जाएगा। उससे पहले आपको अहमदाबाद घटना के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी रखनी है। इसके कैप्टन कौन थे? सुमित सबरवाल। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन, याद रखना अनुभवी थे। मौसम बिल्कुल साफ था इस दौरान, फिर भी दुर्घटना हुआ। तो यहाँ ऑपरेशन की जुड़ी गलतियां जो छोटी गलतियां हुई बोला जा रहा है, बहुत से अपने अपने कंसर्न है, अपने विशेषज्ञ है। कोई बोल रहा है एक इंजन फेल हो गया, दूसरा इंजन गलती से बंद हो गया। कुछ और भी बोला है कि उड़ने से पहले इसमें 100% जांच नहीं की गई होगी। ये सब कंसर्न है, पर ब्लैक बॉक्स की जानकारी देगा। इसी में ध्यान रखना ब्लैक बॉक्स की उत्पत्ति क्या होती है। ब्लैक बॉक्स का विचार 1953 में ऑस्ट्रेलिया के विज्ञानी डेविड वॉरेन ने प्रस्तुत किया था। उस समय दुनिया पहले वाणिज्यिक जेट एयरलाइनर थे। कॉमेट की दुर्घटना की जांच करते समय उन्हें महसूस किया कि कॉकपिट में आवाज़ों की रिकॉर्डिंग एयरलाइन दुर्घटना की जांच में सहायक हो सकती है। तो वारेन ने 1956 में इसका प्रोटोटाइप बनाया। इसी प्रकार का ये ब्लैक बॉक्स नाम दिया गया, पर होता है नारंगी टाइप का, ध्यान रखिएगा। ये ब्लैक नहीं होता। इसमें क्या था, 2 तरीके की जांच की जाती है, जिसमें कॉकपिट में हो रहे हलचल की जांच होती है और जो कम्युनिकेशन स्थापित किया जा रहा है उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। क्या करता है ब्लैक बॉक्स? तो ब्लैक बॉक्स 2 मुख्य डिवाइस होते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉकपिट के अंदर अर्थात विमान के अंदर जो आगे जो बैठा रहता है कॉकपिट में,
पायलट उसके दोनों के बीच और एलायंस के जो नेविगेशन सिस्टम है उसके बीच जो वार्ताएं हो रही है उसकी जांच इसमें रिकॉर्ड होता है। और फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड्स जिसे ADR कहते हैं, नेशनल ट्रांजेक्शन सेफ्टी बोर्ड के अनुसार जो CVR पायलट की आवाज़, इंजन की आवाज़ और रेडियो ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड करता है। इससे जांच करता है इंजन की गति, प्रणालियों की विफलता का पता लगाते हैं। वहीं ADR विमान की ऊंचाई, हवा की गति, दिशा की जानकारी एकत्र करता है। तो ये दोनों जानकारी क्या करता है कि एक उपयुक्त बताता है, उपयुक्त कारकों तक पहुंचाता है किस कारणों से विमान दुर्घटना हुई। अब ध्यान रखिएगा, इस जानकारी के से उड़ान का कंप्यूटर जो एनिमेटेड वीडियो पूर्ण निर्माण किया जाता है। उसके बाद यह तथ्य पता किया जाता है कि इस विमान दुर्घटना का क्या मुख्य कारण है। दुर्घटनाओं से कैसे बचाता है यह है तो ब्लैक बॉक्स उच्च प्रभाव, आग और गहरे समुद्र के दबाव का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील जैसी मजबूत सामग्री से बना होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ब्लैक बॉक्स का निर्माण कैसे होता है, किस धातु से होता है। अब ADR यानी FDR ध्यान रखिएगा, जो CVR दोनों क्या करता है, आमतौर पर विमानों की पूंछ में रखा जाता था। विमान है, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो इसका पूंछ होता है पीछे इसको रखा जाता। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि विमान के जो विंग है उसमें फ्यूल होता है। और ध्यान रखिएगा आगे हम कॉकपिट में यह इसलिए नहीं रखते जिससे इसे ज़्यादा क्षति होने का खतरा बना रहता है, इसलिए इसे पीछे रखा जाता है। तो आपसे यहाँ प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक बॉक्स विमान के किस हिस्से में रहता है, तो पिछले हिस्से में रहता है। जब विमान पानी में गिरता है तो इसके अंदर बीकन सक्रिय हो जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बीकन क्या होता है। 14,000 फीट की गहराई में सिंगल भेजते हैं जिसमें मेमोरी चिप लगे होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिससे ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित करता है। अब DVR का महत्व क्या है? एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर DVR बोलते हैं, जिसे विमान के भीतर CCTV सिस्टम के तहत कार्य करता है। यह यात्रियों के केबिन की फुटेज रिकॉर्ड करता है और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बाहरी दृश्य को प्रदान करता है। किसी घटना की स्थिति में DVR पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिसके विश्लेषण कैप्चर किए जाते हैं और फुटेज की समीक्षा की जाती है। अर्थात कहने का मतलब एक वीडियो रिकॉर्डिंग होता है जिसके माध्यम से हम अंदर और बाहर के फुटेज को देखते हैं, उसके बाद आकलन करते विशेषज्ञों के द्वारा आखिर कारण क्या था। अपने नाम के विपरीत ब्लैक बॉक्स आमतौर पर नारंगी होता है, इसे विमान के मल में आसानी से खोजा जाता है। ब्लैक बॉक्स शब्द संभवतः कंप्यूटर के क्षेत्र से लिया गया है, इसलिए इसका नाम ब्लैक बॉक्स रखा गया है। इस तरीके से याद रखिएगा। ब्लैक बॉक्स विमान के किन दो महत्वपूर्ण मुख्य घटकों को मिलकर बना होता है? ऑप्शन है इंजन रिकॉर्ड्स और फ्यूल मॉनिटरिंग के लिए, GPS ट्रैकर और इंजन मॉनिटर, कॉकपिट वायर्स रिकॉर्ड्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड्स, ऑटो पायलट और नेविगेशन रिकॉर्ड। यह चारों में से आपको बताना है इसमें महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, बहुत इजी प्रश्न है। फिर चौथे नंबर प्रश्न पाते हैं, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक ब्लैक बॉक्स की दुर्घटना के बाद खोजने में मदद मिलती है? तो GPS सिग्नल है, रेडार रेप्लिकेशन है, अंडर वाटर लोकेटेड व्हीकल है, ULB और ब्लू ट्रैकिंग। तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या होगा। अभी मैंने कुछ शब्दों बीकन शब्दों का उपयोग किया था, उससे जाकर जरूर देखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है कि ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? बहुत आसान पर बहुत से बच्चे से गलती करते हैं। काला होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, धात्विक होता है। तो कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर दीजिएगा। तीसरा टॉपिक है एग्रीस्टेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन, डेटा की डिजिटल तब्दीली का आयोजन किया गया था, जिसमें कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा 13 जून को 2025 को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन एग्रीस्टेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रीस्टेक्स है, क्रियान्वयन से जुड़ी प्रगति, चुनौतियों, भविष्य की रूपरेखा, विचार विमर्श जैसे केंद्रीय राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का बीच एक रणनीतिक मंच के तौर पर काम कर रहा था। और यहाँ पर चर्चा पर चर्चा किया कैसे डिजिटल कृषि मिशन को और भी बढ़ावा दिया जाए, नीतिगत अभिमुखता और तकनीकी दृष्टिकोण क्या अपनाए गए। तो ध्यान रखिए भूमि संसाधन विभाग के सचिव जो मुख्य भाषण में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, आधार सीडिंग, सटीक किसान पहचान जैसे बिंदुओं पर रेखांकित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मूल्य के आय में गिरावट की बात करते हैं, तो वो कैसे चर्चा का विषय बने, डिजिटल सशक्तिकरण दूर किया जा सकता है, तो उसे कैसे हम और भी बढ़ावा कर सकते हैं। ये सब बातें उनके द्वारा के अतिरिक्त सचिव जो थे डिजिटल क्षेत्र के, उनके प्रमोद कुमार मेहराज, ध्यान रखिए एग्रीस्टेक की संकल्पनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर PM किसान योजनाओं की बात, KYC योजनाओं जैसी
किसान आईडी के एकीकरण किया जा सकता है। उन्होंने निम्न बिंदुओं का विश्लेषण किया, जिसमें जियो रेफरेंसिंग, डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करना और एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस अर्थात यूएफएसआई मानकों का अनुपालन करना। ये तीनों को अच्छे से याद रखिएगा, आप लोग काम देगा आगे आने वाले समयों में कि हम डिजिटल जो कृषि एग्री सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं उसमें महत्वपूर्ण हम विशेष पहलुओं को बल किस रूप से दे सकते हैं। तो ये 3 का जरूर नाम लीजिएगा। प्रमुख पहल और साझेदारियां जैसे किसान प्राधिकरण प्रणाली, डिजिटल सत्यापन, योग प्रमाण पत्र की जैसी सेवाओं की शुरुआत की गई, जिससे किसान अपने भूमि फसल की जानकारी सुरक्षित करेगा, चयनित रूप से साझा कर सकेगा। तो ये दोनों आपको नाम याद रखना है। ये नई योजना शुरुआत की गई। महाराष्ट्र, केरल, बिहार, उड़ीसा, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय किसान का कार्यक्रम क्रियान्वयन सोसाइटी, जिसे हम लोग NFWPIS कहते हैं, के साथ MOU साइन किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ गठजोड़ के जरिए किसानों को डिजिटल ऋण सेवाओं के आसान पहुंच दी जाएगी, ऐसा इसमें बातें की गई इस बैठक में। साथ ही साथ क्या किया गया, वित्तीय सहायता के दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें सम्मेलन में संयुक्त रूप से विशेष केंद्रीय सहायता दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें क्या हुआ कि राज्यों को कुल 6,000 करोड़ रुपए का आवंटित किए। 4,000 करोड़ और 2,000 करोड़ 2 किस्तों में, ध्यान रखिएगा। 4,000 करोड़ किसान रजिस्ट्री कानूनी उत्तराधिकारी प्रणाली सहित दिए जाएंगे, जहां पर फिर 2,000 करोड़ डिजिटल फसल सर्वेक्षण, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको इसके माध्यम से खर्च किए जा सकेंगे। तो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद तकनीकी सत्र, राज्यों की प्रस्तुतियां क्या की गई, तो राज्य स्तरीय डिजिटल अवसंरचना मजबूत करना, डेटा की गुणवत्ता और अंतर का समाप्त करना, DCS मानकों का अनुपालन लागू करना और AIML आधारित टूल्स, रिमोट सेंसिंग और ऑटोमेटिक सत्यापन प्रणाली का प्रयोग करना। ऐसी क्या के तकनीकी सत्रों को विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही साथ याद है AI नवाचार, किसान सशक्तिकरण कैसे अपनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। तो AI आधारित चैट बॉक्स, गूगल जेमिनी के साथ प्रशिक्षित जो किसानों के प्रश्नों के भूभाषीय उत्तर देने के सक्षम बनाया जा सकेगा, इस पर भी चर्चा की है। फसल पहचान, सर्वेक्षणकर्ता प्रमाणीकरण और सिस्टम एग्रीगेशन, AI टूल्स का परीक्षण और उसके तकनीक की बात की गई। DBC डिजी लॉकर से जोड़ना, भूमि म्यूटेशन जो होता है, साथ ही साथ इसकी गतिशीलता सुनिश्चित करना, एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ करना, इसमें OTP लॉगिन, ऑडियो अपलोड और बहुभाषी समर्थन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार से कार्य और गतिविधि पर चर्चा की गई इस बैठक में। तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा, इससे संबंधित चर्चा कीजिएगा। प्रश्न है, एग्रीस्टेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन, डेटा पर डिलीवरी में तब्दीली का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय। तो सही उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एग्रीस्टेक राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? जैविक खेती को बढ़ावा देना, कृषि निर्यात नीति का निर्माण, डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्रीस्टेक क्रियान्वयन की समीक्षा और कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करना। तो यह कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं, देने का प्रयास भी कीजिएगा। देखिए हमारे सीरीज में उत्थान सीरीज चल रहा है, BPSC को लेकर टारगेटेड प्लान है, आपको 50 डे का प्लान चलाया जा रहा है। तो आप अप्रोच हमारा मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट टारगेटेड अप्रोच है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में यह बनाया गया है। जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं जरूर ले लीजिए। अगर 71वीं BPSC देना चाहते हैं एग्जाम और उसमें एक अच्छी स्थिति में आना चाहते हैं, तो टारगेटेड प्लान के साथ हम आप लोग उपलब्ध कराते हैं। गूगल फॉर्म पर डेली टेस्ट होता है शाम को इवनिंग 8 से 8:30 के बीच, और इसका प्रिंटेड आपको A4 साइज का आंसर मॉडल भी दिया जाता है। गूगल मीट भी आयोजित किया जाता है, तो आप लोग इसे जरूर शामिल होइए। इसके साथ साथ एक और भी सीरीज आप लोग के लिए है, जिसमें हम लोग बात करते हैं जनरल स्टडीज रिमाइंडर, GS रिमाइंडर सीरीज, जिसमें मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट अप्रोच 250 टॉपिक कवर किए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक। PYQ इन शॉर्ट भी इसमें आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो दिए गए नंबर से कंसर्न कर लीजिए, बात कर लीजिए और अपनी तैयारी को और भी धार बनाइए। माइक्रो नोट्स के तौर पर हम इसे देख रहे हैं, माइक्रो नोट्स के तौर पर आपको यह सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आप एग्जाम से पहले एक सप्ताह 5 दिन जो समय आपका इस कंफ्यूजन में बीतता है कि अभी लास्ट आवर में क्या करें, तो यह 250 टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत ही सहायक होगा। ये अगर इसे भी आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं ना, तो बहुत से प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि यह इसी फॉर्मेट में बनाया गया है। तो आप इसे जरूर देखिए और अपने अध्ययन अध्यापन में शामिल कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।